हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम संगम काल के विषय में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा कि जो सुदूर दक्षिण का जो भाग है, कृष्णा नदी के जो दक्षिण के का जो भाग है, वहाँ पे फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी बीसी तक है, वो हमें 3 राजवंशों का शासन देखने को मिलता है, जिन्हें चोल, चेर और पांडे है वो कहा जाता है। तो ये जो 3 राजवंश है, इन 3 राजवंशों में जो पांडे शासक है, उनके संरक्षण के अंदर है वो तमिल कवियों का 3 संगम हुआ, 3 मीटिंग्स हुई, और उन मीटिंग्स में है वो संगम साहित्य है, उसका जो संकलन है, संपादन है, वो किया गया। तो ईसा के जो प्रारंभिक शताब्दी में जो पांड्य शासकों के संरक्षण में तमिल कवियों की परिषद में जो 3 परिषद हुई, उन परिषद में जो साहित्य संकलित किया गया, वह साहित्य संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। और इस संगम साहित्य से हमें जो दक्षिण भारत के जो इतिहास है, जिसमें चेर, चोल और पांडे, इन 3 राजवंशों के बारे में है वो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मिलती है। इसके विषय में हमने अध्ययन किया। जहाँ तक संगम साहित्य के विषय में हमने अध्ययन किया, हमने ये देखा कि जो दक्षिण भारत है, जिसमें जो सुदूर दक्षिण का जो भारत है, उसमें जो 3 राजवंश है, चेर, चोल और पांडे, जिसमें जो चेर जो राजवंश था, वो वर्तमान में जो केरल का जो प्रदेश है उस पर है वो चेर राज्य ने है वो चेर राजवंश ने शासन किया। और ये संगम काल का सबसे प्राचीनतम जो राज्य है वो कहलाता है। और इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि जो तमिलकम प्रदेश है, जिसमें आधुनिक ट्रावनकोर, कोचीन और मालाबार, दक्षिणी मालाबार का जो प्रदेश है वो आता था। और जबकि जो आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वो एक प्रकार से चोल साम्राज्य के अंतर्गत है वो आता था। अर्थात आधुनिक जो आंध्र प्रदेश का इलाका है, या हम कहें कि जो पेनार और वेलूर नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जिसमें आधुनिक जो कावेरी नदी घाटी है और कोरोमंडल है, जो तिरुचिन्नापल्ली और तंजौर तक का जो प्रदेश है, वो चोल राज्य के अंतर्गत है वो आता था। और जहाँ तक हम जो 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 पांडे राज्य की बात करें, तो जो पांडे राज्य है वो एक प्रकार से जो वर्तमान जो तमिलनाडु का जो प्रदेश है, या हम कहें कि जो जो भारतीय प्रायद्वीप का जो सुदूर दक्षिण है और का जो भाग है, जिसके अंतर्गत जो आधुनिक जो तिरुनेवल्ली है, रामानंद है और मथुरा, जो तमिलनाडु का जो प्रदेश है, वो एक प्रकार से है वो पांडे राज्य के अंतर्गत आता है। इसके विषय में हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की। और इसके विषय में हमने ये भी चर्चा की कि ये चेर, चोल और पांडे हैं, जिसमें जो चेर है उनका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो धनुष था, और जो चोल है उनका राष्ट्रीय जो चिन्ह है वो चीता था, टाइगर था, और पांडे है उनका राष्ट्रीय चिन्ह है वो मछली था। और फिर हमने ये भी अध्ययन किया था कि जो चेरों की राजधानी वांजी थी, और चोलों की राजधानी उरेर थी, और पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। तो देखिएगा, ये जो 3 संगम हुए, इन तीनों संगमों के अंतर्गत है, जैसे हमने विस्तार से पिछले व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि जो ये 3 संगम हुए, जिसमें प्रथम संगम है वो मदुरा केंद्र हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की। और द्वितीय संगम है वो कपाटपुरम में हुआ, जिसकी अध्यक्षता तुलकापियर ने की। और तृतीय संगम है जिसकी जो कि उत्तरी मदुरा के अंदर है वो हुआ, और इसकी अध्यक्षता है वो नकीरेर ने की। तो इस तरह से 3 संगम है वो होते हैं, मदुरा, कपाटपुरम और उत्तरी मदुरा के अंदर वो 3 संगम होते हैं। तो इन 3 जो संगम है, इन संगम में, इन तीनों संगमों के अंदर जो साहित्य लिखा गया, जो एक तमिल कवियों के नेतृत्व के अंदर जो साहित्य लिखा गया, उसको हम एक तरह से हम कहें कि संगम साहित्य वो कहते हैं। तो जो संगम साहित्य है उसके विषय में हमने ये भी देखा कि जो संगम साहित्य है वो उस जो तीनों संगमों में है वो 5898 है,
सॉरी 8,598 कवियों हैं उनकी रचनाएं संकलित की गई और इनको है वो इन कवियों को है वो 197 पांडे जो शासकों हैं उनका संरक्षण है वो प्राप्त हुआ। और हमने ये भी देखा कि ये जो तीनों संगम है इन तीनों संगमों के अंदर जो द्वितीय संगम का जो एकमात्र जो ग्रंथ है वो टोलकाप्पियम मिलता है, जो कि व्याकरण का ग्रंथ है। जिस तरह से पाणिनि उत्तरी भारत में पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है, वैसे ही द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ हमें मिलता है जिसको टोलकाप्पियम कहा जाता है, जिसकी रचना जो द्वितीय संगम की अध्यक्षता करने वाले टोलकाप्पियर ने वो की। तो इसके बारे के अंदर हमने है वो जो क्या करना चाहिए अध्ययन किया। और हमने ये भी देखा कि जो संगम साहित्य है उस संगम साहित्य के अंदर है वो जो टोलकाप्पियर द्वारा रचित टोलकाप्पियम तो है, इसके अलावा एतु तोगे पत्तू पातू पद्दिनी के कक्कू ये विभिन्न जो ग्रंथ हैं वो संगम साहित्य में मिलता है। इसके अलावा जो संगम साहित्य के तीन जो एक तरह से हम कहें कि जो महाकाव्य हैं, जो शिल्पदिकारम है, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि मिलती है। तो हमने शिल्पदिकारम है जिसको नुपुर की कहानी कहा जाता है, जिसकी रचना इलोंगो आदिल ने की। और एक ये लव स्टोरी थी जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि कोवलन जो एक अमीर व्यापारी था और उसकी जो पत्नी थी धर्म पत्नी कनगी थी, वो उसकी तो उपेक्षा कर देता है और उसके स्थान पर है वो जो एक माधवी कावरीपट्टनम की जो माधवी नृत्यांगना उससे प्रेम करने लग जाता है। तो इस तरह से क्या है कि इसमें जो शिल्पदिकारम है उसमें जो कोवलन और माधवी की जो प्रेम कथा है उसका विवेचना वो मिलता है। तो इसमें एक तरह से क्या है कि शिल्पदिकारम है, शिल्पदिकारम जहाँ समाप्त होता है वहीं मणिमेखले शुरू होता है, जिसकी मणिमेखले की रचना शीतले सत्यनारायण ने की। और जैसे कि मैंने पिछले व्याख्यान में बताया कि शीतले सत्यनारायण है वो एक तरह से क्या है कि जो इसके अंदर मथुरा के जो अन्य व्यापारी था जो बौद्ध धर्मावलंबी था उसके द्वारा जो विरचित है वो एक ग्रंथ माना जाता है शीतले सत्यनारायण। और इसमें जो कोवलन और माधवी है उसके के संगम से या उनकी जो प्रेम है लव अफेयर से है वो मणिमेखले नामक एक जो पुत्री है उसका जन्म होता है और उसके साहसिक कार्यों का वर्णन है वो मणिमेखले में मिलता है। तो इस तरह से क्या है कि जो शिल्पदिकारम और मणिमेखले है उसकी रचना उसकी तुलना वो जो तमिल काव्य जो एक तरह से इलियड और ओडिसी से वो की जाती है। इसके पश्चात हमने तीसरा संगम जो साहित्य है जो महाकाव्य है वो हमने जीव चिंतामणि की चर्चा की, जिसकी रचना तिरुकदेवर ने की। और ये एक जैन भिक्षु के द्वारा रचित है वो ग्रंथ माना जाता है और इसके एक विवाह की किताब भी इसको कहा जाता है। और इसका जो नायक है वो धनुर्विद्या से लेकर के जो सर्पदंश विद्या है की चिकित्सा उससे में निपुण था। और अपनी सभी विजयों के पश्चात वह जैन साधु बन जाता है और अपने अंतःपुर के लिए वो एक करके है वो 8 जो स्त्रियों से वो विवाह करता है और अंत में अपने पुत्र को राजकार्य सौंप करके स्वयं भिक्षु बन जाता है। तो इस तरह से जीव चिंतामणि का है। तो इस संगम साहित्य की हमने चर्चा की। इसके बाद में यदि हम राजनीतिक इतिहास की बात करें संगम साहित्य की, तो इसमें जो प्रमुख राजवंश था, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 राजवंश थे संगम काल के अंदर, दक्षिण के अंदर है वो 3 राजवंश है उन्होंने शासन किया, जिसमें सर्वाधिक प्राचीन जो राजवंश था वो चेर राज्य था। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो चेर राजवंश है उसके अंतर्गत जो तमिलकम प्रदेश है जो जिसमें आधुनिक जो उत्तरी त्रावणकोर है, कोचीन और दक्षिणी मालाबार आता था, वहाँ तक ये साम्राज्य था। और इससे जो राजवंश की एक जो महत्वपूर्ण घटना ये थी कि 150 ईस्वी के अंदर है वो चेरों और चोलों के विरुद्ध एक लड़ाई होती है, जिसमें चेरों ने है वो चोलों के राजा करिकाल के पिता जो इलनजेचेनी है उसको मार दिया था। तो इसके अंदर एक तो जो करिकाल चोलों का एक प्रसिद्ध राजा जो आगे हम अध्ययन करेंगे संगम काल में चोला का एक प्रसिद्ध राजा करिकाल था, उसका जो पिता थे जो इलनजेचेनी उसको 150 ईस्वी में चोरों ने है वो जो चेर है उन्होंने करिकाल को पराजित कर दिया था। और किंतु बाद के अंदर दोनों में समझौता हो जाता है। तो चेरों का सबसे जो महत्वपूर्ण जो शासक था ये आपको याद रखना है कि महत्वपूर्ण शासक सेनगुट्टुवन था, जिसको लाल चेर भी कहा जाता है। और एक तरह से क्या है कि
इसने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करके अपने रिश्ते की भाई को शासन पर बिठाया। तो सेनगुट्टुवन की जो महत्वपूर्ण जो जो एक तरह से हम कह सकते हैं जिसको सेनगुट्टुवन को लाल चेर कहा जाता है, और इसने क्या है कि पत्नी पूजा या जिसको कर्ण की पूजा कहते हैं वो एक प्रकार से प्रारंभ किया। तो चेरों के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना क्या है कि चेरों का जो महत्वपूर्ण शासक था वो सेनगुट्टुवन था, और जिसने कर्ण की पूजा है वो प्रारंभ की, और जिसको लाल चेर है वो भी कहा जाता है। चेरों का दूसरा प्रमुख राजा है वो उदेनजेरल को माना जाता है, और ये चेर वंश का प्रथम शासक था। इसने एक विशाल रसोई घर को बनवाया, और जहाँ लोगों को भोजन है वो वितरित किया जाता था। कहा जाता है कि इसने कुरुक्षेत्र की दोनों सेनाओं को भरपेट भोजन करवाया, और इसलिए इसको महाभोज उदेनजेरल कहा जाता है, मतलब एक महाभोज का आयोजन किया। तो चेरों का एक दूसरा महत्वपूर्ण सेनगुट्टुवन जिसने कर्ण की पूजा प्रारंभ की, जबकि दूसरा महत्वपूर्ण राजा था वो उदेनजेरल था, जिसे महाभोज उदेनजेरल कहा जाता है, क्योंकि एक महाभोज का आयोजन किया। तो एक तरह से जो 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 एक तरह से जो प्रारंभिक चेर जो शासक है उसमें सबसे अग्रणी जो शासक था वो एक प्रकार से क्या है कि जो सेनगुट्टुवन था, जिसने हिमालय के अभियान का नेतृत्व किया, और हिमालय से पत्थर ला करके वो कणगिर नामक देवी की मूर्ति बनाया, और कवि जो परनार है के समकालीन था। और इसमें इस चेरों के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक महत्वपूर्ण शासक था वो नेडुनजेरल आदम को माना जाता है। तो इसने किया कि किसी स्थानीय शत्रु को नौसेना के युद्ध के अंदर पराजित किया तथा यवन व्यापारियों को बंदी बनाना और बाद में काफ़ी धन लेकर छोड़ने का उल्लेख मिलता है। तो हिमालय तक विजय और उस पर चेर राज्य का चिन्ह जो धनुष है अंकित करने का उल्लेख मिलता है। तो इमे बर्वन की उपाधि इसने धारण की और हिमालय पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो नेडुनजेरल के बाद में कुट्टुवन है, वो एक तरह से आदन का छोटा भाई था, जिसने कोंगो के युद्ध में है वो विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति को पश्चिम और पूर्वी समुद्र तट पर विस्तृत किया, और इसकी सेना में हाथियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इसने अधिराज की उपाधि धारण की। तो कुट्टुवन चेरों का राजा, चेरों का शासक था, जिसने अधिराज की उपाधि वो धारण की। तो जो सेनगुट्टुवन है वो चेरों का महानतम शासक था, और पर्णन नामक कवि ने इसकी विशेष प्रशंसा की है, और जिसने तत्कालीन विभिन्न शासकों को पराजित किया, और इसने दक्षिण प्रायद्वीप में सर्वप्रथम जो कर्ण की पूजा वो प्रारंभ की, और एक तरह से अधिराज की उपाधि धारण की। इसके समय में श्रीलंका का जो शासक है वो गजबाऊ था। तो इस तरह से क्या है कि जो जो चेर है उस जो चेरों का एक जो शासक था पेरुंजेरल इरुम्पाई भी था, और इसने क्या किया कि इस समय में जो तगडूर के राजा अडिगमान है ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम गन्ने की खेती वो प्रारंभ की थी। तो दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो अडिगमान को दिया जाता है। और एक अंतिम जो 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 चेरों का अंतिम जो शासक था, जो कवियों द्वारा जो 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 चेरों का अंतिम शासक का उल्लेख मिलता है, वो कुकड़ो इलेंजेरल इरम्पाई है, उसका नाम मिलता है। और जो लगभग 290 एडी के लगभग है। एक अन्य चेर शासक जिसका नाम हाथी की आंख वाला से था, उसने मादेनजेरल इरुम्पाई की उपाधि वो धारण की, और एक तरह से ये पांडे शासक के विरुद्ध वो हार गया था। तो इस तरह से क्या है कि चेर वंश का जो इतिहास है वो संगम साहित्य में मिलता है। चेर वंश के पश्चात है वो चोलों का जो 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 चोल इतिहास है, इसके बारे में चर्चा करें तो चोल राज्य है वो वेलार और वेलूर नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक कावेरी नदी घाटी और कोरामंडल और तिरुचिरापल्ली और तंजौर का प्रदेश आता था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी चोलों की वो उत्तरी मलनूर था, और एक तरह से चोल राज्य को कोरोमंडल या चोरोमंडल भी कहा जाता था, चोलमंडलम भी कहा जाता था। तो चोलों का सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो करिकाल को माना जाता है, जिसकी चर्चा हमने की कि जिसके पिता सेनगुट्टु जो 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 इनके जो पिता है जिसको चेरों ने सेन जो एक तरह से क्या कि इलंजे चली है, उसको करिकाल जो हम कहें कि करिकाल का जो पिता इलंजे चली है उसको एक तरह से वो चेरों ने वो पराजित किया था। तो देखिएगा जो करिकाल था, जो करिकाल चोलों के समय में राजनीतिक सत्ता का केंद्र उड़ीयर था, और कपास के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध था। और इसने क्या है कि चोलों ने चेर और पांड्यों के साथ गठजोड़ कर करके वो एक तरह से
चेरों को हराया और चेर राजा की पीठ में घाव लग गया और इसके कारण से चेर राजा ने वो आत्महत्या कर ली। तो जहाँ तक जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो चोल है, जो चोल राजवंश है, उसका जो प्रमुख शासक करिकाल था, और जिस करिकाल का अर्थ है जिसके पाँव झुलसे हुए हों और जो शत्रुओं के हाथियों के लिए मृत्यु के समान हो। और इसके पिता जैसे मैंने बताया इलिंद था, जो कावेरी नदी के तट पर है, वो कारीपट्टनम की स्थापना है वो करिकाल ने की। और एक तरह से प्रारंभ में इनको युद्ध एक तरह से कैद कर लिया गया था। तो पट्टनपाली के जो लेखक रुद्र कन्नार है, वो एक तरह से ये उल्लेख करता है कि वह बंदी अवस्था से भाग निकल जाता है और एक तरह से वेणी का युद्ध है, वो जो तंजौर से 15 मील दूर उत्तर दूर स्थित है, उसमें उसने 11 राजाओं को पराजित किया। तो ये करिकाल की वो महत्वपूर्ण उपलब्धि वो मानी जाती है। तो इसके समय के अंदर जो करिकाल के समय में जो एक जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कावेरीपट्टनम था, जिसको पुआर कहा जाता है। तो शिल्पाधिकारम में इसकी अनेक कहानियाँ मिलती है। तो पट्टनपाणी का जो लेखक है वो 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएँ हैं, उसको करिकाल ने है वो पट्टनपाली के लेखक रुद्र कन्नार है, उसको 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएँ दी। करिकाल के बाद चोल सत्ता का तेजी से एक तरह से ह्रास होता है और 9वीं शताब्दी में विजयवाल है द्वारा चोल शक्ति को पुनः गठित किया जाता है। तो चोलों के समय में है संगम काल के अंदर जो चोल शासक है वो करिकाल का ही उल्लेख मिलता है। और बाद में एक तरह से ये 3वीं से 5वीं शताब्दी तक है, वो एक तरह से 2री से 3री शताब्दी तक शासन करता है और 3री शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक है, जो एक तरह से अंधकार काल माना जाता है। लेकिन बाद के अंदर है वो चोल राज्य का है वो पुनः उदय होता है। तो चोलों ने है वो एक तरह से संगम काल में भी शासन किया और उसके बाद में 9वीं शताब्दी के बाद में चोलों का शासन पुनः प्रारंभ होता है, क्योंकि पल्लवों के सामंत थे। पल्लव सत्ता के पतन के पश्चात पुनः चोल राज्य का वो पतन होता है, जिसके संस्थापक विजयवाल थे। और उसके पास राज प्रथम राजेंद्र चोल, जिसके बारे में हम दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। तो संगम काल के अंदर जो करिकाल है उसने कावेरी नदी के किनारे पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया और इसका निर्माण में जो 12,000 जो गुलाम है उनके द्वारा एक तरह से इस बांध का निर्माण है वो एक वो करिकाल करवाता है। और जिसको जो बंदी है वो श्रीलंका से बंदी बना करके वो लेके आया था। तो एक तरह से कावेरीपट्टनम जो बांध है, कावेरी नदी पर जो बांध बनाने का जो कार्य वो करिकाल ने वो किया। तो इस तरह से क्या है कि चेल चोर के बाद में है वो एक तरह से पांडे राज्य है, वो महत्वपूर्ण था। और पांडे राज्य का सर्वप्रथम वो लोग मेगस्थनीज करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पांडे राज्य है वो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था और भारतीय जो प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में फैला हुआ था। इसमें जो एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि पांडे राजाओं ने रोमन साम्राज्य के साथ वो व्यापारिक संबंध स्थापित किया और उन्होंने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार है उसमें भी है वो एक तरह से जैसे आप जानते हैं कि राजदूत भेजे। इसमें हम कह सकते हैं कि जो पांडे के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ स्त्रियों का शासन है वो था, एक तरह से स्त्रियों का शासन था और मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। स्त्री शासन है वो पांडे राज्य अर्थात पांडे समाज के अंदर मात्र सत्तात्मक था। तो पांड्यों के प्रमुख शासकों के अंदर वो नेडियोन था, जो एक जिसका जो एक तरह से जो पैरुली नदी का जनक था और इसने समुद्र पूजा वो प्रारंभ की। तो और परमेश्वर की उपाधि वो धारण की। इसके बाद में जो नेडिन जेलिन है वो भी पांड्यों का है, वो सर्वश्रेष्ठ शासक था और इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में दूत भेजा और शिल्पाधिकारम की त्रासदी इसके शासनकाल के अंदर हुई। शिल्पाधिकारम जिसके अंतर्गत है जो माधवी और जो कोबलन है उसकी प्रेम गाथा का जो वर्णन मिलता है, वो जो उसकी घटना वो जो त्रासदी है वो इसके समय में हुई। और जब उसने निर्दोष कोबलन को चोरी के इल्ज़ाम के अंदर वो प्राणदंड दिया था। तो एक तरह से क्या है कि ये नेडुन जेरिल के समय के अंदर है वो एक तरह से क्या है कि शिल्पाधिकारम की वो त्रासदी है वो होती है। तो इस तरह से क्या है कि जो संगम काल के अंदर है वो चेर चोल और पांडे 3 राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। और जो संगम काल का जो अंतिम जो शासक था पांडे शासक था वो नीलेकंठोन है उसको माना जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संगम काल का जो हमने आज जो 3 राजवंश है चेर चोल पांडे, इनके जो प्रमुख जो शासक है उनके विषय में अध्ययन किया। अगले व्याख्यान के अंदर है हम चेर चोल पांडे है उनकी जो हम कहें कि
संगम काल की जो सामाजिक है, वो आर्थिक है और राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।